हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में विंटेज कॉफी, सिरमा एसजीएस, वारी एनर्जी एंड एशियन पेंट्स का Q1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। एशियन पेंट्स क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिगो पेंट्स। मैं कुछ इनसाइट्स दूंगा आपको वहां से। तो विंटेज कॉफी का रिजल्ट का बात करते हैं। विंटेज कॉफी का रेवेन्यू आपको 58% ईयर ऑन ईयर अप हुआ है, 76% उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप हुआ है एंड आपको पैट इनका 46% ईयर ऑन ईयर अप हुआ है। तो आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 76% अप हुआ है, पैट क्यों नहीं हुआ है? जस्ट बिकॉज कि इस क्वार्टर में इनका आपको डेप्रिसिएशन बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के कंपैरिजन में, और उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है। ये रीजन है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, टैक्स ज्यादा लगा है। ये तीन रीजन है जिसकी वजह से आपको इनका पैट ईयर ऑन ईयर सिर्फ 46% जंप किया। दैट इज ओके मेरे हिसाब से। पर जो मेरा मेन सवाल है, क्या कंपनी का जो नंबर है आपको मेरे हिसाब से कम है या ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से? ये मैं आपको बताता हूं, वही तक डेटा बताता हूं। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा बताता हूं, प्रोडक्ट क्या बनाते हैं ये, तब आप रिलेट कर पाओगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जिनको प्रोडक्ट है वो है स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफी। ये आपको स्प्रे कॉफी हो गया, जो दाना दाना बहुत पतला पतला होता है ना, वैसा कॉफी हो गया, पाउडर का फॉर्म का होता है। देन इनका दूसरा प्रोडक्ट है आपको एग्रोमेटेड इंस्टेंट कॉफी। ये थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। देखो, कॉफी बनाने वाले ज्यादातर कंपनी जो है ना आपको ये बनाती है, और ये बनाने के लिए थोड़ा सा प्लांट वगैरह चाहिए, महंगा प्लांट वगैरह चाहिए, एक्सपर्टाइज भी चाहिए। एग्रोमेटेड जो दाना दाना कॉफी होता है ना, जो नेस्कैफे वगैरह का पैकेट में मिलता है, नेस्कैफे गोल्ड वगैरह हो गया, प्रीमियम, खुशबू अच्छा होगा, वो हो गया आपको एग्रोमेटेड इंस्टेंट कॉफी। थर्ड हो गया आपको इंस्टेंट चिकोरी। इंस्टेंट चिकोरी क्या हुआ? एक प्लांट रूट होता है जो कि आपको कॉफी का फील देगा, दैट्स ऑल। एंड वो आपको क्या होता है, तमिलनाडु में एंड यूरोप वगैरह में यूज होता है इन सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉफी, कैफीन फ्री। एंड इनका क्या प्लान है, ये लोग फ्रीज ड्राइड कॉफी भी बनाएंगे तो उससे भी प्रीमियम होता है, एग्लोमेरेटेड से भी प्रीमियम होता है। एंड कंपनी का क्या प्लान है, FY27 तक ये कैपेक्स कर लेंगे। उस पर भी कंपनी ने कुछ अपडेट दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां से रियलाइजेशन भी 30-40% हाइयर होगा, मार्जिन भी बेटर होगा, एंड ग्रोथ रेट भी ज्यादा है। फ्रीज ड्राइड कॉफी का आई थिंक 8 से 10% का CAGR ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो अगेन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेंट चिकोरी एक प्रोडक्ट है, दूसरा स्प्रे ड्राइड है, थर्ड एग्रोमेटेड कॉफी। ये तीन आज के टाइम के इनके पास है, ये फ्यूचर में आने वाला है। अब मैं जाता हूं इनका कैपेसिटी रोड मैप वगैरह दिखाता हूं। देखो, ये जो मैंने आपको पीपीटी दिखा रहा हूं, ये मैं 3 महीने पहले बनाया था, जब मैंने विंटेज कॉफी का इंडेक्स एनालिसिस किया था। आपको मिल जाएगा, ऊपर वीडियो देख लेना। अब मैं आपको क्या दिखाना है, इसका कैपेसिटी रोड मैप। देखो, आज के टाइम पे कंपनी के पास ये दोनों कैपेसिटी है। पहले इनके पास था स्प्रे स्प्रे ड्राइड कॉफी का, एग्रोमेटेड कॉफी का एंड चिकोरी का था, जो कि 8200 मेट्रिक टन का था। इन्होंने क्या किया, 4500 मेट्रिक टन का ऐड किया स्प्रे एंड एग्रोमेटेड के लिए। क्यों? ज्यादा रियलाइजेशन मिलता है, प्रीमियम वैल्यू देता है, दैट्स ऑल। एंड ये आज के टाइम पे इनका एक्टिव हो चुका है। तो टोटल इनका जो कैपेसिटी है समवेयर अराउंड आपको 11,000 मेट्रिक टन है, सॉरी टन पर एनम है। 11,000 टन पर एनम आज के टाइम पे इनका कैपेसिटी है। तो अब मैं आपको आके यहां पे एक मजा का चीज दिखाता हूं। Q4 में इन्होंने कितना वॉल्यूम किया है, 1924 मेट्रिक टन। ये बात याद रखना, 1924 मेट्रिक टन इन्होंने Q4 में किया है। अब मैं आके इनका डेटा कैलकुलेट करता हूं और दिखाता हूं कि क्यों आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर नंबर्स फ्रॉम देम। तो देखो, कैपेसिटी 11,000 एंड क्वार्टरली, अगर उसको क्वार्टरली में डिवाइड करूं तो 2750 बनता है। एंड मैनेजमेंट का ये बोलना है कि ये 11,000 टन पूरा अवेलेबल था इनके पास। तो एज्यूमिंग कि 15 दिन का ब्रेक, और मैनेजमेंट ये भी बोला था इस क्वार्टर हम 15 से 20 दिन का ब्रेक लेते हैं। अगर ये मान लो 15 दिन का भी ब्रेक लेते हैं तो इतना टन होना चाहिए। अगर ये 20 दिन का भी लेते हैं तो इतना टन तो बनना चाहिए। अगर उसके हिसाब से मैं देखूं, रेवेन्यू कैलकुलेट करूं, तो कम से कम 183 करोड़ का रेवेन्यू होना था एंड 196 करोड़ का होना था। मतलब जो रेवेन्यू इनका होना था 180 से 190 करोड़ के बीच में होना था। और एक इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं, डोंट फॉरगेट, जो ये वाला इनका प्लांट नया बना है उसमें हाइयर रियलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि वो स्प्रे ड्राइड एंड एग्रोमेटेड कॉफी के लिए है। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 225 करोड़। ठीक है, एज्यूमिंग कि ये ब्रेक भी लेते, अगर ब्रेक नहीं लेते तो उनका रेवेन्यू आपको 230 से प्लस माइनस 20 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए था। तो दिस इज व्हाई आई थिंक कि इनका रेवेन्यू मिस हुआ है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ये 15-20 दिन का ब्रेक भी ले तो भी इनको कम से कम 180 करोड़ तो करना था। लोग बोलेगा कैपेसिटी रैंप अप नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा फुल्ली कैपेसिटी अवेलेबल है आज के टाइम पे, हम फुल्ली कैपेसिटी को ऑपरेट कर सकते हैं। Q1 में, Q4 में, FY26 में एक्टिव हो गया था। देखो, ऐसा नहीं कि ये बहुत गलत बात है कि इन्होंने Q1 का रेवेन्यू अच्छा नहीं किया। देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या फैक्टर है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब रिजल्ट होने से कंपनी को बेचते रहे हैं तो हमारा तो कभी मल्टीबैगर बनेगा ही नहीं।
Q4 में साइन डीएलएम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन Q1 का अच्छा रिजल्ट आने से पहले कंपनी लगभग 2.5 गुना हो चुकी थी। लेसन लो पास से, एक क्वार्टर का खराब रिजल्ट होने से कंपनी को सेल नहीं करना है, समझना है कि ये खराब रिजल्ट आया क्यों। अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है तो इट्स ओके, अगर ये इंटरनल फैक्टर की वजह से है तो इट्स नॉट ओके। तो हमारा सवाल मैनेजमेंट से यहां क्या बनता है, मैनेजमेंट से हमारा सवाल ये बनता है यहां पे कि आपका जो रेवेन्यू मिस है ये 160 करोड़ क्यों आया। क्या आपने ज्यादा कॉफी बनाया नहीं, क्या क्लाइंट के सामने तो रिक्वायरमेंट नहीं था, क्या फ्यूचर में सब कुछ सही लग रहा है, क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से था। इफ एक्सटर्नल फैक्टर्स देन इट्स ओके। अगर मैं कंपनी कहीं और से सोर्स करने लग रही है तो इट्स नॉट ओके। अगर इनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे दैट्स नॉट ओके। हमें ये देखना है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, कुछ जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से है, एंड के पीपल वर टेलिंग कि हॉर्मुज बंसिंग को क्या फर्क पड़ता है। देखो फ्रेट कॉस्ट बढ़ता है, अगर क्लाइंट का स्टॉक होगा तो वो सोचेगा थोड़ा वेट कर लेता हूँ, हॉर्मुज खुले तो थोड़ा सस्ता पेट्रोल का दाम होगा, क्रूड का दाम होगा, तब मैं मंगाऊंगा। एंड भाई अगर हॉर्मुज क्लोज है तो क्रूड का दाम तो सबका बढ़ रहा है ना। पूरा मई एंड अप्रैल पूरा हालत खराब था दुनिया का, तो सबका हालत खराब हुआ है उस बीच, और बहुत कम ट्रांजिट हुआ है शिप के रूट के थ्रू। तो दिमाग यूज किया करो, मैनेजमेंट जो बोलता है उसको अंधा वो समझ के मत ले लिया करो कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वही भगवान का मतलब भगवान का वर्ड है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज दैट कि आपने जो 160 करोड़ का रेवेन्यू किया है वो क्यों किया है। मतलब रेवेन्यू में थोड़ा मेरे हिसाब से तो 180 190 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ है। क्या अगेन इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है क्या, मेरे हिसाब से इन्वेंट्री भी थोड़ा बिल्डअप हुआ है, इन्वेंट्री इन्होंने जमा किया है, ये भी शिप नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी है। एंड अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है, कुछ शिपमेंट में डिले हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, दैट्स परफेक्टली ओके। एंड मेरा यही बोलना है कि एक क्वार्टर के खराब परफॉर्मेंस से कंपनी को जज नहीं करना है। आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर नंबर्स बस इज ओके। कभी कभी क्या होगा, कंपनी कुछ बना कर रख लेगी ताकि अगला क्वार्टर में जब ज्यादा डिमांड आएगा, जब थोड़ा माहौल अच्छा होगा तब मैं सेल करूंगा, दैट्स परफेक्टली ओके मेरे हिसाब से। लेकिन वही है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है, आंसर चाहिए, दैट्स ऑल। अब कुछ अपडेट दिखा देता हूं। तो इनका एक्सपेंशन अपडेट क्या है, एक्सपेंशन अपडेट ये है कि इन्होंने एडवांस पेमेंट ऑलरेडी दे दिया है, जो क्रिटिकल मशीनरी इनको रिक्वायरमेंट होगा फ्री ड्राइड कॉफी प्लांट के लिए, जो कि कितना है 5500 मेट्रिक टन पर एनम, जो कि इनके कैपेसिटी को 16500 मेट्रिक टन पर एनम लेके जाएगा। और इन्होंने क्या किया है, डेलेक्टो फूड प्राइवेट लिमिटेड का मर्ज कर लिया है विंटेज कॉफी लिमिटेड में। तो ये ऑलरेडी 21 जुलाई का हो चुका है। ये बड़ा अपडेट नहीं है, बड़ा अपडेट ये है कि इसका मशीनरी वगैरह के लिए उन्होंने एडवांस पेमेंट वगैरह दे रहा है, मोस्ट लाइकली FY27 में हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट ने बोला भी पहले ऐसा ही था। अब जाते हैं दूसरी कंपनी में जिसका नाम है सिरमा एसजीएस। सिरमा एसजीएस का एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे रिजल्ट का कैसा है। तो सिरमा एसजीएस का अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूं तो रेवेन्यू आपको 67% अप हुआ है, एबिटा देखोगे तो 72% अप हुआ है, एबिटा मार्जिन भी आपको 31 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपको आज के टाइम पे जो वर्टिकल इशू वगैरह हो गया, फ्रीट कॉस्ट बढ़ गया है। एंड एक चीज पे ध्यान रखना, अप्रैल और मई पूरा आपको हालत खराब था, तो ये जो आपको एबिटा मार्जिन में डिक्लाइन है मे बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होगा। लेट्स मैनेजमेंट कंफर्म इट। और पैट में देखोगे ईयर ऑन ईयर आपको 100% से ऊपर का जम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का निगेटिव है। लेकिन मैं यहां पे क्या देखूंगा, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर अच्छा कर रही है। एबिटा मार्जिन इज समथिंग व्हिच विल इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड, जैसे ये कंडीशन वगैरह जो पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह इंप्रूव होगा, एबिटा मार्जिन इनका क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हमें फिर भी कंफर्म करना है मैनेजमेंट से कि एबिटा मार्जिन का डिक्लाइन का क्या रीजन, एक्सटर्नल फैक्टर्स था। अगर सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स है तो देन इट्स परफेक्टली ओके, अगर कुछ इंटरनल हुआ है तो ओके नहीं है। एंड अगेन आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद क्वार्टर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर, ईयर ऑन ईयर तो अच्छा आना था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा आया है, दैट्स बहुत अच्छा नंबर मेरे हिसाब से। तो सिरमा एसजीएस को मैं टोटल थम्स अप दूंगा। विंटेज कॉफी भी अच्छा रिजल्ट है, अगेन क्वेश्चन बनता है। अब मैं आता हूं थर्ड कंपनी में जिसका नाम है आपको क्या नाम है, वारी एनर्जीज। एंड एक और चीज बता देता हूं, इनका रेटिंग भी आई थिंक इंप्रूव हुआ है, अपग्रेडेड लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग तो ए स्टेबल, ये भी हुआ है, अच्छा बात है ये। अब मैं आता हूं वारी एनर्जीज के आपको इसमें रिजल्ट में। तो वारी एनर्जीज का क्या सीन है, वारी एनर्जी का देखोगे तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू आपको 79% इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग एबिटा सिर्फ 44% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो अच्छा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे लग रहा है FY27 विल बी कंसोलिडेशन का ईयर फॉर वारी एनर्जी। और इसका मतलब क्या है कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इनके पैट में ज्यादा जंप आएगा इस फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू FY26। क्यों, क्योंकि नई कैपेसिटी ऑनलाइन होंगे,
इनका डेप्रेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, लेकिन उस रफ्तार से इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। क्यों? ऑलरेडी ये 12.6 गीगावाट का मॉड्यूल बेच चुके हैं एंड इन्होंने Q1 में दैट इज लास्ट ईयर आपको 12.6 गीगावाट का मॉड्यूल बेचा है, Q1 में 3.6 बेचेगा तो कितना बेच लेगा? 16-17 गीगावाट। तो मुझे 20-25% का रेवेन्यू में जंप दिखता है, थोड़ा बहुत बेचते कर ले। लेकिन FY27 मुझे इनके लिए कंसोलिडेशन का लेवल ईयर लगता है, क्योंकि अभी जो इनका है ना बेस का जो बड़ा फैसिलिटी है 20 गीगावाट का वो एक्टिव नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोलाइजर का उतना अपडेट नहीं है एक्टिव होने का। तो वी नीड टू वेट, FY27 कंसोलिडेशन होगा, लेकिन कंपनी स्टिल ट्रेडिंग एट वेरी चीप वैल्यूएशन मेरे हिसाब से। लो रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में आता है। मीडियम रिवार्ड कैसे? तो उतना ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है तो मीडियम रिवार्ड होगा, बहुत हाई रिवार्ड तो नहीं दिखता है, लो रिस्क है। कल हो सकता है कंपनी गिरे, क्योंकि देखो कंपनी का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा है, अच्छा खासा एबिटा भी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का नहीं बढ़ा है, सिर्फ 16% से बढ़ा है। लेकिन एक चीज है कि मैनेजमेंट ने जो अपना गाइडेंस दिया था 7,000 टू 7,700 करोड़ का एबिटा का, ऑपरेटिंग एबिटा का, उस पे मैनेजमेंट अभी भी खरी है। अब मैं जाके आपको इनका एबिटा दिखा देता हूँ। एबिटा कितना है? एबिटा देखोगे 1440 करोड़ के आसपास इन्होंने Q1 में दिया ऑपरेटिंग एबिटा। इसका मतलब क्या है? इनको अगर पूरा एबिटा टारगेट मीट करना है दैट इज 7,000 करोड़ से लेके 7,700 करोड़ का, तो इनको लगभग कुछ नहीं तो 5,600 का आपको एबिटा करना पड़ेगा Q2, Q3, Q4 में। और एक बात याद रखना, Q1 ऐसी कंपनी के लिए वीक होता है, Q1 वीक होता है, उसके बाद एक्सेलरेशन होता है। Q4 इज द बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी। एंड नोट वन थिंग कि बेस में सेकेंड हाफ में अच्छे नंबर्स आने वाले हैं कंपनी के, बेस में सेकेंड हाफ में देश में बहुत काम होने वाला है। तो एक्सपेक्ट की इन्होंने जो 5 गीगावाट का बेस का फैसिलिटी अपना आज के टाइम पे ऑनलाइन करके रखा हुआ है, उससे भी रेवेन्यू आए। 5 गीगावाट से कुछ नहीं तो आपको 5,000 करोड़ का तो रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5,000 से 6,000 करोड़ का एज्यूमिंग की बेस कंटेनराइजेशन का आपको रेवेन्यू देंगे वहां से, तो 6,000 का वहां से पुश आ सकता है। और एक जो अच्छा बात मुझे लगा वो क्या है कि कंपनी ने सिर्फ इस क्वार्टर में 16,000 करोड़ का ऑर्डर आपको ऐड किया है, विच इज आपको डिनोटिंग कि कितना बुलिश आज के टाइम पे माहौल है रिन्यूएबल में। ये शेयर प्राइस देख के मत जज करो, रिन्यूएबल में देश में बहुत काम है। और एक इंपॉर्टेंट बताता हूं, टोटल ऑर्डर बुक आज के टाइम पे 61.5 करोड़ का हो चुका है, विच इज मेरे हिसाब से काफी बुलिश कंपनी के लिए। आपको हो सकता है FY27 थोड़ा कंसोलिडेशन वाला हो, क्योंकि क्या होगा ना ये समझो, ऑलरेडी ये मॉड्यूल आपको 12.6 गीगावाट बेच चुके हैं, और इनके पास कैपेसिटी कितना है? 26 से ये बना कितना सकते हैं? 20। मान लो फुल यूटिलाइजेशन भी कर लेते हैं ये लोग, तो भी आपको 30-40% का ही जंप आएगा रेवेन्यू में। एंड आपको क्या होगा? डिप्रेशन सब कॉस्ट बढ़ने वाला है, एंड वो तुरंत स्केल अप तो होगा नहीं, तुरंत ये 20-22 गीगावाट तक तुरंत ये पहुंचेंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी FY20 या 29 तक पहुंचेंगे। एंड अगेन Q1 में इन्होंने 3.2 गीगावाट का आपको मॉड्यूल बेचा है, एज्यूम करो तो 15 गीगावाट तक बेच सकते हैं। 12 से 15-16 जाएंगे तो कितना जंप होता है? लगभग 25-30% का मॉड्यूल के वजह से आपको रेवेन्यू जंप आएगा। एंड उसके अलावा जो अगला जंप आने वाला है वो बेस के वजह से आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड जो मैं बोलना चाह रहा हूं। इनका मुझे लगता नहीं है कि FY27 उतना अच्छा होने वाला है, लेकिन मार्केट हमेशा भविष्य में जीती है। अगर मार्केट को ये लगेगा कि FY28 अच्छा हो सकता है, तो हो सकता है FY27 में ही इनको रिवार्ड कर दिया। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना थिंकिंग आपको बता रहा हूं। तो अब मैं जाता हूं चौथी कंपनी में, जिसका की नाम है एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि मैं चाहता हूं आप समझो कि क्या हो सकता है इंडिगो पेंट्स में। देखो मुझे इनका नंबर अच्छा लगा, सही बताऊं तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो नंबर इनका अच्छा है 8939, एंड यहाँ पे 10,500 करोड़ के आसपास का है। तो कितना बनता है? लगभग 15-16% का रेवेन्यू जंप है ईयर ऑन ईयर, विच इज गुड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा नंबर जंप है। तो और देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट टाइम देखोगे तो उतना जंप नहीं रहता है जून में, लेकिन यहाँ पे अगर देखो क्वार्टर क्वार्टर तो 10% का जंप है। तो मेरे हिसाब से नंबर एशियन पेंट्स का अच्छा है। उससे अच्छा बात क्या है? मार्जिन इंक्रीज हुआ है, एबिटा 21% हुआ है, लास्ट टाइम कितना था? 18% का। एंड सिक्वेंसली भी एबिटा इंक्रीज हुआ है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू मी। एंड पैट लेवल पे जाके देखे तो पैट लेवल पे 30% से ऊपर का जंप है। तो इससे क्या पता चल रहा है? मार्जिन थोड़ा स्टेबल हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी जंप हो रहा है। एंड लेट्स सी कौन कौन, अभी तक मैंने सुना नहीं है, कौन कौन होगा तो सुनूंगा तो बताऊंगा। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रिवाइवल आ रहा है इस सेक्टर में, वी नीड टू ट्रैक। अगेन इंडिगो पेंट्स के लिए ही बताया हूं, मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद इंडिगो पेंट्स का भी रिजल्ट अच्छा है। लेट्स सी क्या होता है।
दैट्स ऑल। आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो। नन ऑफ द शेयर डिस्कस्ड हियर वर बाय सेल रिकमेंडेशन, ये बात समझ लेना और अपना एनालिसिस कर लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। एंड अगर अच्छा लगा हो, हेल्प हुआ हो तो सब्सक्राइब कर देना, दूसरे को भी शेयर करो। बाय।